जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के टाइप 4 के क्वेश्चंस। अब टाइप 4 में कैसे कैसे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ये सामने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं कि यहाँ पे वो बात कर रहा है कि राइट द रेशो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बीच में। या मैं बात करूं द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मतलब टाइप 4 में इसी टाइप के हम क्या करने वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले इस वीडियो को अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि टाइप 3 मैंने लास्ट वीडियो के अंदर टाइप 3 कराए थे। अगर आपने टाइप 3 नहीं कराए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। और टाइप 3 में यही सारे क्वेश्चंस वहां पर कराए गए थे कि भाई एचसीएफ अगर 2 नंबर का दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो किसी 2 नंबर का, के की वैल्यू कैसे निकलती है। या मैं बात करूं कि एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर 14 टाइम्स देयर एचसीएफ द सम ऑफ। तो अगर टाइप 3 नहीं देख रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप 4। अब टाइप 4 को स्टार्ट करने से पहले ठीक है हमको पता होना चाहिए कि कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं, कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो यही सारा आज हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर अपना बेस रेडी करेंगे। ठीक है, तो अब बेस रेडी करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारे पास को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर, ठीक है। अब को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके खाली एक ही फैक्टर हो, एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ठीक है, कितने फैक्टर हो इसके, एग्जैक्टली 1 फैक्टर हो। जिसके एक ही फैक्टर होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे 1 है। 1 किसकी टेबल में आता है, बस 1 की टेबल में ही आता है, और किसी टेबल में आता है नहीं। अगर मैं बात करूं 2, तो 2 आपने बताया 1 की टेबल में भी आ गया और 2 की टेबल में भी। तो इट मीन जो 2 है ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर बोलता है जिसके खाली एक ही फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो हमारा ये 1 है, 1 के खाली एक ही फैक्टर होता है, खुद की टेबल में आता है बस। क्लियर। तो अगर मैं कल को पूछूं कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो आप बताओगे को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसके खाली कितने फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होते हैं। क्लियर। अब मैं बात करता हूं प्राइम नंबर को लेकर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर आपने अलग अलग डेफिनेशन सुनी हुई है, किसी ने बता रखा है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। बट हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। फिक्स है कि 2 ही फैक्टर होंगे, वो कौन से नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल से मैं बात करूं कि जैसे 2 है, ये हमारा 1 की टेबल में भी आता है और 2 की भी टेबल में, हो गए 2 फैक्टर। ठीक है, मैं बात करूं 3, आपने बताया 1 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी, हो गए 2 फैक्टर। अगर मैं बात करूं 4, आपने बताया 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो इट मीन्स 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। मैं बात करता हूं 5 को लेकर, तो आपने देखा कि 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है, तो 5 भी क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर। मैं बात करता हूं 6 को लेकर, तो 1 की, 2 की, 3 की, तो इतने नंबर में आता है, तो मतलब 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर समझे कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अब इसको जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे 2 हाथ है या आपके भी 2 हाथ है। ठीक है, तो ये मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहलाएंगे, 2 हाथ वाले बंदे कौन से नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। अब सपोज लाइक के जैसे मैं मनोज सर रेड लाइट पे एक हाथ से भीख मांग रहा हूं, ठीक है, एक हाथ है मेरे पास, तो आप मैथ्स की लैंग्वेज में बोलोगे कि मनोज सर जो है वो को प्राइम नंबर बन गए। कौन से नंबर बन गए, को प्राइम नंबर। मतलब जिसके खाली एक ही फैक्टर हो वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। अगर आपके 2 फैक्टर है, जिस भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर हुई बात। अब ऐसे ही हमारे पास एक और नंबर होता है जिसको जानेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं हम उसको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले पीछे देखा था
कि मेरा 1 क्या कहला गया, को प्राइम नंबर। 2 मेरा कौन सा नंबर हो गया, प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर। अब देखो इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। 4 किसकी टेल में आता है, 1 की टेल में, 2 की टेल में, 4 की टेल में। इट मीन ये जो नंबर होगा इसी को ही मैं क्या बोलूंगा, कंपोजिट नंबर बोलूंगा। क्लियर हो गई बात। मैं पूछूं 5 के 2 ही फैक्टर है तो आप बताओगे ये कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर। मैं पूछता हूँ 6 तो आपने बताया 1 की टेल में, 2 की टेल में, 3 की टेल में, 6 की टेल में, तो ये 6 क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो कंपोजिट नंबर बात क्लियर हो गई होगी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, चाहे 3 फैक्टर हो, चाहे 4 फैक्टर हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, कि जैसे मेरा 4 था तो आपने देखा 1 की टेल में आता है, 2 की टेल में आता है, 4 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा कंपोजिट नंबर। मैं पूछता हूँ 10 कैसा नंबर है, तो आपने बताया 1 आता है, 2 आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है, तो 10 भी हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर हुई बात। एक लास्ट वन, ठीक है, जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसका नाम होता है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब ये कहना क्या चाहता है कि इवन भी हो, ठीक है, और साथ के साथ प्राइम भी नंबर हो। इवन भी हो और प्राइम भी नंबर हो। तो अगर मैं आपको पीछे मैंने बताया था कि ओनली जो हमारा 2 होता है, ये 2 जो है मेरा इवन भी कहलाएगा और साथ के साथ प्राइम नंबर भी कहलाएगा। बाकी जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर में, वो सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं, इवन ओड प्राइम नंबर होते हैं। सॉरी, जितने भी हमारे पास इसमें नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे ऑड प्राइम नंबर कहलाते हैं। बस इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है जिसको मैं बोल सकता हूं इवन प्राइम नंबर बोल सकता हूं। क्लियर है बात। तो मतलब अगर आपसे कल को कहीं पूछ रहे हैं कि भाई साहब इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप बताओगे इवन प्राइम नंबर क्या होता है, हमारा ओनली 2 होता है। 2 इकलौता ऐसा नंबर है जिसको इवन प्राइम नंबर बोलते हैं हमारे पास। क्लियर। अब देखो इस चैप्टर में ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई साहब कौन से नंबर क्या होते हैं, कि को प्राइम नंबर जिसके एक ही फैक्टर हो, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब इसमें आपको कुछ प्राइम नंबर याद भी होने चाहिए आपके माइंड में, ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। तो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हमको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए कि भाई प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 13, 15, 17, 19, ये सब आपके माइंड में याद होने चाहिए आपके पास। ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सारे प्राइम नंबर की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये सब कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब सीख चलते हैं हम आगे कि इसी टॉपिक को लेकर कि भाई प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन क्वेश्चंस को लेकर एग्जामिनर या सीबीएसई जो है वो कैसे कैसे हमसे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो पहले इस वीडियो में हम अपना बेस रेडी करेंगे कि भाई बेस रेडी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम सीबीएसई वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं अपना बेस रेडी करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, विच वन इज द कंपोजिट नंबर। अब रिकॉल करो कंपोजिट नंबर क्या होते थे, जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, हमारे फैक्टर होते हैं। अगर मैं बात करूं 1, तो आप बोलोगे सर 1 तो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 1 का खाली एक ही फैक्टर है। मैं बात करूं 2 को लेकर, तो आप बोलोगे सर 2 भी नहीं है क्योंकि इसके खाली 2 फैक्टर है। क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अगर मैं बात करूं 4 को लेकर, तो ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में। तो कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया हमारा, C4 चंद्रमुखी हो गई। बात क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अभी हम बेस रेडी कर रहे हैं, ध्यान देना कि भाई जो हमने सीखा कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, उन्हीं की कहानी चल रही है अभी। मैं बात करता हूं 1। भाई 1 के एक ही फैक्टर होते हैं, जिसके एक ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम। ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, सोचिए। तो आपने बताया को प्राइम नंबर, इसमें भी C4 चंद्रमुखी थी हमारे पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2। 2 कौन सा नंबर कहलाता है। 2 के बारे में मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है जी, हटा दिया।
फिर बात आती है हमारे पास इवन प्राइम नंबर। क्या 2 को इवन प्राइम नंबर बोल सकते हैं या नहीं? मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई इकलौता मैंने शुरुआत में बोला था कि इवन प्राइम नंबर कौन है? ओनली ओनली कौन होता है? 2 होता है। 2 ही ऐसा नंबर है जिसको मैं इवन प्राइम नंबर बोलता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो वो बात कर रहा था 2 को लेकर, ठीक है, तो मैं 2 को लेकर मैं बात करूं तो 2 कौन सा नंबर होगा? इवन प्राइम नंबर होगा। क्लियर? तो ये हमारे नंबर को लेके बेस रेडी हो गया। अब जैसे कि मान लेते ये दे दिया, मैं पूछूं ये कौन सा नंबर है कैलकुलेशन देकर, तो आपने करा क्या? पहले की कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि 7 इंटू क्या था 11 इंटू 13 प्लस का 13। दो तरीके हैं, या तो इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, या दूसरा तरीका मैथ्स में सबसे बेसिक होता है कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर क्या कॉमन है? 13, तो आपने 13 ले लिया। यहां से क्या बचा? 7 इंटू 11, 13 तो बाहर चला गया तो 1, प्लस का साइन है प्लस। अब 13 की जगह 13 कितने पे आता है? 1 पे। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 77 प्लस 1 तो ये हो गया हमारा 78। अब आपको यहीं पे दिख गए होंगे दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे। कैसे भाई? इंटू में 1 भी तो लगा सकता हूँ। ये 78 के आप फैक्टर कर दीजिए, कि अगर मान लेते हैं आपको नहीं पता चल रहा तो 78 के आपने फैक्टर कर दिए 13 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा 78 के फैक्टर हो गए। तो आपने देखा इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? हमारे 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो इट मीन जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन सा नंबर कहलाता है हमारे पास? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एनाबेला। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब एक लास्ट और हमारा बेस रेडी करने का क्वेश्चन कहता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? आपको पता है प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2, तो हमने 2 टिक कर दिए। क्लियर? अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चंस पर, क्योंकि एग्जामिनर यही क्वेश्चंस आपसे पूछता है। देखो, इसने क्या बोला? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एलसीएम। ठीक है, सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अब हमारे पास। एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में ए और बी कोई 2 नंबर होते थे, तो वैसे लिख दिया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और फिर पूछता है कि किसका निकालना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो मैंने लिख दिया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो आप सोचोगे कि भाई साहब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 3 फैक्टर हो, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अगर मैं पूछूं 1, क्या 1 कंपोजिट नंबर है? नहीं। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 हमारा सबसे छोटा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो मतलब मुझे कंपोजिट नंबर तो पता चल गया, क्या हो गया कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। और फिर बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सोचिए, सबसे पहले क्या लिखवाया था आपको? 2। 2 ही इकलौता सबसे छोटा नंबर हो गया, तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये हो गया। अब हमने पिछली वीडियो में भर भर के निकाले थे कि भाई 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, तो आपने को पता होगा, एलसीएम निकालना जानते हो, तो एलसीएम कितना आ गया? 4। क्लियर? बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकलता है। बिल्कुल क्लियर? तो इन क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस मीनिंग में पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास। अब जैसे इसी के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछूं, तो इस बार इसने बोल दिया एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एचसीएफ। ठीक है जी, मुझे एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है? दोबारा देखो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का कॉमन लगाया, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो दोबारा से सोचेंगे कि भाई साहब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी हमने सीखा था सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारे पास। ठीक है, 4। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो इसका एचसीएफ में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? बट इतना सिंपल नहीं, एग्जामिनर आपको सीबीएसई जो है इस लेवल का क्वेश्चन पूछेगी आपसे, जहां एलसीएम एचसीएफ दोनों की बात हो रहा होगा, बात कर रहा होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम इधर। इसने बोला राइट द रेशो, आपको रेशो बताना है बिटवीन, किसके बीच में? पहले किसकी बात कर रहा है? एलसीएम। मतलब मुझे किसी चीज का रेशो निकालना है जहां पे पहला एलसीएम है, रेशो लगाया, और दूसरा कौन है? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ लगाया। ठीक है, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है?
रेशो निकालना है, मतलब मेरे को इनका फाइनल आंसर बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होगा। बस मैंने इतना ही पढ़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, किसके बीच में, कहता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मतलब एलसीएम जब मैं निकालने बैठूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना एलसीएम जब मैं निकालूंगा वहां पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, साथ के साथ स्मॉलेस्ट क्या होगा, प्राइम नंबर। ऐसे ही मैं अगर एचसीएफ निकालूंगा तो वहां सबसे पहले सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। क्लियर। हमने जो पीछे सीखा क्वेश्चन वो ये था कि खाली एलसीएम पूछ रहा था तो मैंने एलसीएम निकाल के दिखा दिया, या एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ निकाल के दिखा दिया। बट इस क्वेश्चन के अंदर भाई इस बार रेशो पूछा है, तो रेशो तो मैं तब निकालूंगा जब मुझे एलसीएम और एचसीएफ की क्या पता हो, वैल्यू पता हो। और मुझे पता है कि स्मॉलेस्ट जो मेरे पास कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, और प्राइम नंबर 2, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अगर मैं बात करूं एचसीएफ को लेकर तो ये भी 4, और तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब इन्हीं दोनों का इसने रेशो बोला था कि भाई एलसीएम, ठीक है, पहले एलसीएम की बात करी थी इसलिए एलसीएम लिख रहे हैं, बाद में एचसीएफ की बात करी थी इसलिए बाद में एचसीएफ लिख रहे हैं। तो एलसीएम हमारा 4 आ गया और ये कितना आ गया, 2, और ये कट रहे हैं तो काट दो। तो मतलब जो मेरा रेशो आ गया वो क्या आ गया, 2:1 आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को एक बार सोचो कि क्या आंसर आ सकता है हमारे पास, ठीक है, जल्दी से एक बार ट्राई करो कि भाई 2 डिजिट के कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जल्दी से सोचो। ठीक है, 1 मिनट आपको दिया हुआ है, जल्दी से सोचो, जल्दी से। जल्दी सोचो। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज कौन सा होगा। 25 सेकेंड लेफ्ट। 10 सेकेंड लेफ्ट, जल्दी से सोचो। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इधर ध्यान देना वीडियो में सारे बच्चे। इसने बोला है दोबारा से एलसीएम निकालना है। क्लियर है बात, ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है वो भी बताया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, इस बार सबसे छोटा, ध्यान देना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट देखना है, ठीक है, वो भी 2 डिजिट का नंबर, टी का मतलब 2 डिजिट का नंबर हो गया, वो भी कौन सा वाला देखना है, कंपोजिट, कंपोजिट वाला। ठीक है, मतलब मुझे कि एलसीएम जब निकालूंगा तो सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर सोचूंगा मैं, फिर उसके साथ और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी, कि इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, इधर एलसीएम निकालना है। अब भाई कंपोजिट नंबर हमने बहुत अच्छे से सीखा था जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो पहला कंपोजिट नंबर आपको याद था कि अगर मैं कंपोजिट नंबर की मैं बात करूं तो आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या थे, 4, ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, 6, 7 नहीं होगा, 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद अगर मैं बात करूं 12, ये सब हमारे कंपोजिट नंबर है। तो इसने बात करी है कि एलसीएम जब मुझे निकालना है तो सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर, तो 2 डिजिट्स का मतलब सबको पता है, जैसे सबसे वो 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही 2 डिजिट के होते हैं। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या है, 10, तो आपने यहाँ 10 लिख दिया, कोमा, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, 4 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर का क्या निकाल दोगे आप, एलसीएम निकाल दोगे, और एलसीएम आपको पता है, भर भर के आपने क्वेश्चंस किए हुए कि एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है।
अगर डाउट हो तो भाई इसके फैक्टर कर दीजिए, 2 × 5, 4 के फैक्टर कर दीजिए 2 × 2, जो हमारा कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लेते हो एलसीएम में, और जो बच जाता है वो आप लिख देते हो, और यही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? तो एग्जाम में आपको वर्ड पे फोकस करना है कि भाई यहाँ पे 2 डिजिट लिखा है या 3 डिजिट लिखा है, ये नहीं कि आंख बंद करके कंपोजिट नंबर दिख गया चलो क्वेश्चन कर दो। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि भाई वर्डिंग क्या यूज कर रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही एक और सीबीएसई का क्वेश्चन देखते हैं हम, दोबारा से ध्यान देना। कहता है दोबारा से एलसीएम सोचना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर कहता है किसके बीच में सोचना था, इस सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर चाहिए उसको, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो आप सोचेंगे कि भाई अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। लेकिन बात आ जाती है कंपोजिट नंबर को लेकर, तो आपने कंपोजिट नंबर को अभी आपने पीछे करा था क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर लिखा था, लेकिन इस बार कंपोजिट नंबर वो पूछ रहा है जो सबसे छोटा हो। जैसे कि हमारे पास इसमें 9 भी रह गया था। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, और वो भी कौन सा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ठीक है, ओड होना चाहिए, तो जैसे 4, 6, 9, ठीक है, 10, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसने कंपोजिट नंबर में कौन सा बोला, ओड बोला हुआ है। किसी को अगर कंफ्यूजन हो रही है कैसे, तो भाई देख लो, ये इन सब के 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, इसके भी फैक्टर ज्यादा है हमारे पास, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में, 2 से ज्यादा फैक्टर है सबके। ठीक है, तो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर चाहिए, और मैं बात करूं कि ओड की बात कर रहा है तो ओड नंबर यही होते हैं हमारे पास। तो ओड नंबर में क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितना आ गया हमारे पास, 18 हो गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन बोला है। ठीक है, क्या कहता है कि भाई प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम को। किसको मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ और एलसीएम को। तो मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अब भाई इन्होंने बताया कि कैसे निकलेगा, कि दोनों केस में सबसे छोटा प्राइम नंबर देखना और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर देखना है। मतलब अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं तो एचसीएफ के केस में भी सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचूंगा और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर सोचूंगा। ऐसे ही अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर ये मैं सोचूंगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे। ठीक है, तो अगर मैं पहले एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, सबसे छोटा मेरा वो प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, और इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो 2 आ गया। फिर मैंने एलसीएम निकाला, सबसे छोटा, ठीक है, 2 और ये 4, इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। अब कहता है इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई की बात कर रहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सम की बात कर रहा था तो सम कर देते। तो उठा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 8। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, D4। सोचो सोचो, डायन। ठीक है, अब आता है एक और क्वेश्चन जो कि कंफ्यूजन वाला होता है, जरा मीनिंग समझते हैं कि 12 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारे पास। ठीक है, कहता है P और Q क्या है, हमारा कोई नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, जैसे P मान लेते हैं 1 तो Q मान लेते हैं 2। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, P 10 भी हो सकता है, Q 20 भी हो सकता है। P 10 भी हो सकता है, Q 15 भी हो सकता है, मुझे इसने स्पेसिफाई नहीं करा। अभी पहली लाइन में लिखा है कि P और Q कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास। पहली बात क्लियर हो गई। फिर कहता है P इज द मल्टीपल ऑफ Q, कि जो P है वो मल्टीपल ऑफ क्या है, Q है। ठीक है, अब इसी लाइन को हमको समझना है, किसने लिखा हुआ है P इज मल्टीपल ऑफ Q। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसमें से सोचना स्टेटमेंट कौन सी सही है। 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, या मैं लिखू 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सोचो कौन सा केस सही है, ए या बी।
ठीक है, तो आपने देखा, आप यही बोलोगे कि जो 5 है वो मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? 10 का। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं समझू कि 10 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू क्या होते हैं? 5 होते हैं। तो आपने बताया कि ये वाला जो है वो हमारा ऑप्शन राइट है। मतलब अभी हम मीनिंग समझ रहे हैं हम, ठीक है, कि 5 इज द मल्टीपल ऑफ क्यू। अगर मैं बोलूं 10 इज द मल्टी 10 की टेबल में, सॉरी 10 की टेबल में कब से 5 आने लग गया? क्लियर? तो मल्टीपल वर्ड का मतलब क्लियर हो गया कि P इज द मल्टीपल ऑफ Q, कि मींस कि भाई कोई ऐसे नंबर सोचने जो आपस में क्या हो, एक दूसरे के मल्टीपल हो। ऐसा मत सोच लेना इस केस में कि भाई आप लिख दो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमारा गलत। मतलब जब मैं P और Q के बारे में सोचूंगा तो ऐसा नंबर सोचना है जो हमारा क्या हो सकता है? मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, तो मैं इधर ये बोल सकता हूं कि P की जगह मेरा 5 आ गया और Q की जगह मेरा 10 आ गया। अब कोई बच्चा बोलता है सर आपको 5 10 क्या, मेरे माइंड में तो 2 चल रहा है। अगर मान लो आप 2 सोच रहे हो, ठीक है, तो आप इधर 4 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो। कोई बच्चा बोलता है सर मेरे माइंड में ये चल रहा है कि P इज द मल्टीपल ऑफ Q, का मतलब कि पहला नंबर मेरा 3 है तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। आप कोई सा भी नंबर रैंडमली क्या कर सकते हो? आप एज्यूम कर सकते हो। अगर मान लो आप 10 मानते हो तो यहाँ 20 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग नहीं करा, मैंने नंबर मान के करा। किसने बोला? खुद ही बोला था इसलिए भी कि P और Q नेचुरल नंबर है, मैंने नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं लेकिन मानना कौन सा था? इसने बोला था P इज द मल्टीपल ऑफ Q, कि नेचुरल नंबर ऐसे मानो कि जो P वाला है वो हमेशा मल्टीपल निकले, किसका? Q का। तो मैंने लिखा कि P मैंने 5 मान लिया और Q क्या मान लिया? 10 मान लिया। फिर कहता है देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q, कि मुझे एचसीएफ निकालना है किसका? P एंड Q का। तो मैंने देखा कि जो मेरा P था वो 5 था और Q क्या था? 10। अगर मैंने इसका एचसीएफ निकाला, क्या आ गया? 5 आ गया। अब मेरे ऑप्शन में 5 वगैरह तो ऑप्शन है नहीं, तो मुझे ये पता है कि मेरा जो 5 था वो क्या माना हुआ था? P। तो इट मीन्स कि मेरा जो आंसर क्या हो जाएगा? वो मेरा P हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर मान लेते हैं मैं इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता कि आपसे पूछ लेता एलसीएम। क्या पूछ लेता? एलसीएम पूछ लेता कि भाई P और Q का एलसीएम निकालो। तो आपको पता है कि अगर एलसीएम पूछा जा रहा है, P 5 था और ये 10 था, आपने इसका एलसीएम क्या बताया? 10। लेकिन एलसीएम के केस में तो ऑप्शन तो हमारा ऐसे है, तो आपने देखा 10 क्या माना हुआ था? Q माना हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? Q हो जाता तब। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुई? और ये जरूरी नहीं है 5 और 10, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो कि भाई अगर मैंने P मान लेते, मैंने 3 मान लिया था और Q मान लिया था मैंने 6, एज्यूम कर लेते हम क्योंकि मल्टीपल की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालू तो आप बोलोगे इसका सर एचसीएफ आ रहा है 3, और 3 को ही क्या माना था? P माना था। मतलब क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी नंबर मान सकते हो, बट कंडीशन इसने बोली कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि P हमेशा मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? Q का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो भी आप नंबर एज्यूम करोगे वो हमेशा मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास। अगर डिवीजन बोलता तो हम डिवीजन वाला नंबर सोचते हैं। क्लियर? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एचसीएफ को लेकर के, एसेंशियल रीजंस में भी क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। इसी क्वेश्चन को लेकर कहता है कि जो एचसीएफ होता है किसी भी टू, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, कि अगर मैं कभी भी एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है, क्लियर है बात? टू वर्ड आया कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कि लगातार जो भी नंबर होंगे, ठीक है ना? तो इसने बोला है जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने 1 लिया तो अगला नंबर क्या होगा? 2। अगर मैंने 2 लिया तो अगला नंबर क्या होगा? 3। अगर मैंने मान लो 10 लिया तो अगला नंबर क्या होगा? 11। बट इसने बोला कि कॉन्जिक्यूटिव के साथ साथ एक वर्ड यूज करा, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, तो अगर मान लेते मैंने पहला नंबर 2 मान लिया तो अगला नंबर क्या मानूंगा मैं? 4। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, अगर मान लो आपने पहला नंबर 4 मान लिया तो दूसरा नंबर क्या मानूंगा? 6। अगर पहला नंबर मैंने 6 मान लिया तो अगला नंबर क्या मानूंगा? 8 मानूंगा।
क्लियर। तो वो कहता है कि अगर मैं कभी भी एचसीएफ निकालूंगा टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का, वो हमेशा क्या आएगा, टू। चाहे प्रैक्टिकल चेक कर लेते हैं, इसका एचसीएफ निकाला कितना आया, टू। इसका भी एचसीएफ निकालूंगा टू ही आएगा, इसका भी एचसीएफ निकालूंगा कितना आ रहा है, टू। तो मतलब मेरा एसेंशियल तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जाते रीजन पर। कहता है कि इवन नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय टू। लॉजिकल बात है कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, ये सब 2 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। मतलब मेरा एसेंशियल भी सही है और रीजन भी क्या है, सही है। तो अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा होगा, कहता बोथ एसेंशियल एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। भाई ये वाले जो आर थी ना, वो इसके एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एचसीएफ की। क्या रीजन में कहीं एचसीएफ की बात हुई है हमारे पास? तो आप बोलोगे कि दोनों तो करेक्ट है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसके, एसेंशन की। क्लियर हुई बात इधर? ठीक है। तो इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस थे हमारे पास टाइप 4 के अंदर। अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर हम टाइप 5 के क्वेश्चंस देखेंगे कि टाइप 5 के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं। कि जैसे इसने लिखा कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय दिस और लीव द रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय इन तीनों से और लीव द रिमाइंडर दिस। मतलब इसी टाइप के मैं बात करूं तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव द रिमाइंडर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय दिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और टाइप 4 के रिवीजन करना मत भूलना, अच्छे से उसको रिवाइज करना, ठीक है।